गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज आप सबों के बीच मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक +2 राम साहब उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूँ। आज एक नया क्लास 12th के मैथमेटिक्स में एक बुक है जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। आज इसका हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। खूब अच्छे से बच्चे आप लोग देखेंगे। इसके पूर्व आपने भी क्लास 11th में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आप लोगों ने स्टडी किया होगा। वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब होता है 2 बीमे, यानी कि 2 डायमेंशनल, उसमें 2 बीमा ही होंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जनक रेने दकार्ते को माना जाता है और उन्हीं के द्वारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का निर्माण किया गया। आज हम लोग देखेंगे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या। जिसे आप लोग देखते थे कि एक बोर्ड है और इस बोर्ड में अगर मान लिया जाए कि कोई प्लेन में पॉइंट है तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ पे स्थित है इस प्लेन में, इसका पोजीशन को निर्धारित करना है। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से 2 स्ट्रेट लाइन लेते थे और स्ट्रेट लाइन लेने के बाद आप यहाँ से देखते थे कि हमारा ये पॉइंट का पोजीशन तय करना है कि ये पॉइंट आखिर है कहाँ। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन निर्धारित करने के लिए एक दूसरे पॉइंट का होना जरूरी है। तो इस स्थिति में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक मूल बिंदु है जो हम यहाँ से इसका पोजीशन तय करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सपोज करो कि ये पॉइंट यहाँ पे आपके पास है, तो इस पॉइंट से ये सामने के जो एक्सिस है उस पे लंब ड्रा कर दिया और यहाँ से फिर ये सामने के एक्सिस पे भी आपका लंब ड्रा कर दिया। तो इस स्थिति में आप देखेंगे, सपोज किया कि ये M है और ये आपका N है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से जो यहाँ का लेंथ आपका है वह x एक्सिस पे x हुआ और यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस पे जो लेंथ है वो आपका y हुआ। अब ये जो स्पेस बन रहा है वह एक रेक्टेंगल के आकार का है। तो ये आपका x है, ये आपका y है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं कि इसका पेयर बन करके आता था x, y। तो ये इस पॉइंट का आप नाम दे देते हैं, सपोज करते हैं P। अब ये P पॉइंट का जो पोजीशन होगा वह x, y होगा और इस P पॉइंट का पोजीशन हम लोग निर्धारित किया। जो पॉइंट का पोजीशन निर्धारित होकर आता है उसमें x को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी में भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात आती है तो एक पॉइंट को तो मैंने प्लेन में रिप्रेजेंट किया। हो सकता है जैसा कि कुछ ऐसी स्थिति आए कि एक गेंद हो और वो गेंद को जब हम उछालते हैं तो क्या स्थिति देखते हैं कि वो हवा में भी कुछ देर तक ऊपर रह सकती है गेंद। तो उस स्थिति में उस गेंद का पोजीशन क्या होगा। जैसे कुछ और हम देखें कि कुछ वस्तु को हम हवा में उछाल दें तो उस स्थिति में उसका पोजीशन निर्धारित करने के लिए मुझे इस चीज़ को दिखाना होगा कि आखिर उसमें 2 डायमेंशन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए 3 डायमेंशन की ज़रूरत है। तो इस स्थिति में आप देखें ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम इस्तेमाल करके ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को शुरुआत करेंगे और आपको सिखाएंगे। इस स्थिति में आप देखते हैं कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका 4 हो गया। आखिर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता क्या है। तो इसके आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक शब्द सुने होंगे क्वाड्रेंट, जिसका नाम है चतुर्थांश या पाद या इसी को कहते हैं चरण। तो इसका मतलब हो गया क्वाई का मतलब होता है 4, यानी ये 4 पार्ट्स है। द होल प्लेन इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। किसी समतल को अगर हम 4 बराबर भाग में डिवाइड करते थे तो वो हमारा
जो एवरी पार्ट आता था वो क्वाड्रेंट कहलाता था। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन क्या सर 2 डायमेंशनल में भी हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ा, क्या 3 डायमेंशन में भी हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे? नहीं, वहां हम लोग ऑक्टेंट्स करेंगे। यह जो काम हम लोग का होगा वह ऑक्टेंट्स होगा, ठीक है। ऑक्टेंट्स का मतलब इसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन निर्धारित होकर के आएगा वह x, y, z के फॉर्म में आएगा। वहां पे आपका त्रिविमीय है तो 3 विमा को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस स्थिति में देख रहे हैं आप, जैसे कि आप यहां पे सपोज करो कि ये बोर्ड है, पूरे को पूरे बोर्ड आप ले लो और इस बोर्ड को अगर हम इस तरीके से एक लाइन से अगर खींच देते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये बोर्ड एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर बट गया। अब इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं तो ये बोर्ड अब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब बच्चे आपका एक बात और आपको इसमें दिखाई देना चाहिए कि बोर्ड के पीछे भी, जैसा कि आप इसका पीछे भी देखते हैं, उधर भी एक साइड है। जैसे मैं खड़ा हूं तो आपके सामने मेरा एक आपका फेस है, तो मेरे पीछे भी एक साइड है, वो बैक साइड है, एक आगे का साइड है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकेंड ऑक्टेंट, ये थर्ड ऑक्टेंट और ये फोर्थ ऑक्टेंट। अब जो इसके पीछे का जो घर होगा, फर्स्ट के पीछे का होगा, इसको हम कहेंगे 5 ऑक्टेंट, यहां आ जाएंगे 6 ऑक्टेंट, यहां आ जाएंगे 7 ऑक्टेंट और यहां आ जाएंगे तो ये 8 ऑक्टेंट जो इसके पीछे का होगा, ठीक है। तो 4 ऑक्टेंट्स, 4 फेस आगे का, 4 फेस पीछे का, बस यही आपका ऑक्टेंट्स होते हैं, 8 होते हैं। 8 पार्ट्स में आपका ये डिवाइड हो गया, इसी को हम लोग ऑक्टेंट्स कहते हैं। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत आपने देखा कि सर चिन्ह का चयन हमने प्लस प्लस किया था, यहाँ पे प्लस माइनस किया था, यहाँ माइनस माइनस किया था और यहाँ पे सर प्लस माइनस किया था। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी हम लोग साइन का चयन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चे। वो क्या ध्यान देना है, जब ऊपर फेस पर हम आ रहे हैं, यानी ऊपर में जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वाड्रेंट जो बन रहा है, इसमें जब 3 डायमेंशन आ जाएगा तो x और y और उसके अलावा भी आपका z हो जाएगा। तो आपने अभी तक x, y का साइन चयन किया, z का साइन चयन नहीं किया। तो बहुत सरल है, आसान है। आप क्या देखेंगे कि जो भी आपका ऊपर वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आ रहा है, इन सभी में z का साइन पॉजिटिव होगा। एकदम आहिस्ता बैठाते चले जाइए, एकदम कोई झमेला नहीं है, एकदम क्लियर। अब किसी पॉइंट का ऑक्टेंट्स पूछेगा कि ये किस ऑक्टेंट्स में स्थित है, लाइक करता है, तो प्लस प्लस का साइन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। अब है कि इसके पीछे वाले जो साइन आएंगे, जो इसके पीछे वाले जो आपके पास स्पेस बनेगा, वो पीछे का स्पेस जब इसमें आपका बनेगा तो आप क्या देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट घर के पीछे जो है वह 5th घर बन रहा है और सेकेंड घर के पीछे जो बनेगा वह आपका 6th होगा और ये आप देख रहे हैं कि 7 होगा, उसके बाद आपका 8 होगा। तो जो 5, यानी कि आप देख रहे हैं फर्स्ट के पीछे जो 5 होगा, फिर सेकेंड के पीछे 6 होगा, इसके पीछे थर्ड के पीछे आपका 7 होगा, इसके पीछे आपका 8 होगा। तो इस स्थिति में कुछ ज्यादा आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। पीछे ये सारे 2 डायमेंशन का जो आपका साइन हो वह सेम रहेगा और पीछे साइड यानी 6, 7 और 8 ऑक्टेंट्स में जो आपका साइन होगा उसमें केवल z का चिन्ह निगेटिव हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे पीछे वाले में तो कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे साइन आप माइनस कर दो, यहाँ पे भी साइन आप माइनस कर दो, यहाँ पे भी आप साइन माइनस कर दो। यानी ये आपने देखा कि 8 जो आपके हाउस बन रहे थे ये ऑक्टेंट्स कहलाते हैं और ये जो ऑक्टेंट्स हुआ उसका सारे का सारा चिन्ह हम लोग तय कर लिया। आगे अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब कहता है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्ट एनी पॉइंट इज कॉल्ड, आप वहां पे कहेंगे कि यह एक ओरिजिन होता है। जहां पे
3 परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पे कट जाए, जहां पे आपका कट जाएगा वहां पे आपका वो पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। और ये रेक्टेंगुलर शब्द का नाम ही बनता है कि उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। जैसा कि आप देखेंगे, ये आपके पास एक एक्सिस है, ये आपका एक एक्सिस है x, ये आपके पास y है। सपोज किया जाए कि ये आपका z एक्सिस है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये निगेटिव x एक्सिस हो जाएगा। इसको अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये y निगेटिव एक्सिस हो जाएगा। और इधर से अगर आप बढ़ा लेते हैं तो ये आपका z निगेटिव एक्सिस हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 लाइंस आपके पास है। अब ये तीनों लाइन जो है बाबू वो एक दूसरे पे परस्पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसा कि आप स्थिति देखेंगे यहाँ पे कि ये एक लाइन आपके पास ले लिया, दूसरी लाइन आपके पास ये है, तीसरी लाइन आपका इस प्रकार से हम निकाल देते हैं यहाँ पे सपोज करो। तो क्या ये देख रहे हैं कि तीनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परस्पर लंबवत है। यानी कि लंबवत का मतलब कि उसके बीच का एंगल जो बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इससे जो हमारे पास पॉइंट का पोजीशन निर्धारित होकर के आएगा वह 3 डायमेंशनल में होगा, त्रिविमीय होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब स्थिति यह है कि सपोज करो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट P है। अब ये P पॉइंट का अगर आप पोजीशन तय करते हैं तो ये P पॉइंट का पोजीशन जो तय होकर के आएगा वह x, y, z के फॉर्म में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये x एक्सिस है, ये आप y एक्सिस देख रहे हैं और ये z एक्सिस है। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। अब ये तीनों एक्सिस को कंक्लूड करके हम इस P पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब हमारे पास P पॉइंट का पोजीशन निर्धारित होकर आएगा तो वह 3 आप देख रहे हैं कि 3 एक्सिस का सहयोग है, उसमें x, y और z का है। तो ये P पॉइंट का पोजीशन x, y, क्या होगा, z होगा। इस तरीके से अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे बाबू। जो आपके पास आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन, देखिएगा बहुत अच्छा बात है। कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जब आप देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा आप विस्तार से यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। वह आपके पास सिस्टम जो है देख रहे हैं आप, ये एक्सिस तो भाई बनाना होगा आपको, ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये आपका जो है ना ये आपका z एक्सिस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर बढ़ा देते हैं तो इधर, चलिए इस तरीके से हम बात करते हैं, ज्यादा आपका स्पष्ट होगा। देखिए आप इस तरीके का डायग्राम आप बनाइए। फिर आप यहां से ले आइए, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। खूब अच्छे से आप बनाएंगे। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये जो हमारा लाइन है ना, इसको बढ़ा देते हैं आगे, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो आपके पास लाइन है इसको एकदम हम सीधा लाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, आप ले लेंगे अच्छे से। ऊपर इसको बढ़ा करके मिला देते हैं तो ये आपका y एक्सिस हो गया। और इसको अगर जब हम इधर से ले आते हैं बेटा, यहां से एकदम आप मिला लीजिए तो ये आपका z एक्सिस हो गया। अब हम यहां पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं। अब इस P पॉइंट के स्पेस जो बन रहा है उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये आपका z एक्सिस है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि इस तरीके से
जो आपके पास एक्सेस हो रहा है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं बेटा कि ये जेड का लेंथ है, तो ये भी लेंथ जो आपका होगा वह आपका जेड का होगा, ठीक है। और जब आप ये एक्स एक्सिस का लेंथ को आप देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो ये वाला भी लेंथ जो होगा वह आपका एक्स का होगा। अब बात रह गई आपके पास वाई का, तो आप वाई का जब देख रहे हैं, ये लेंथ आपके पास वाई का है, तो ये वाला लेंथ जो होगा ना बेटा ये आपका वाई का होगा। यहां से आप देख रहे हैं ये वाई का लेंथ होगा। अब ये लेंथ जब आपने x का देखा तो ये भी x का आपका होगा, ये जब आपका y था तो ये भी लेंथ आपका y का होगा। इस तरीके से आप देखा कि ये आपका लेंथ अगर z का है तो ये भी लेंथ आपका z का है, और ये तीनों का हम इस प्रकार से समायोजन कर देते हैं, तो हमारे पास ये P पॉइंट x, y, z जो है इसका स्पेस रिप्रेजेंट हो जाता है। अब आप मजे की बात यह रह गया कि यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये P, इसको भी अगर हम चाहें तो यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे O दे दिया। अब ये आपके पास क्या आ गया, OP आ गया। अब ये OP आ गया, यहाँ पे अगर हम इसको R मान लेते हैं या OP का पोजीशन अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे अगर R वेक्टर के फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं, तो ये P पॉइंट का अगर जब हम अगर पोजीशन अगर तय करेंगे हम यहाँ से, तो क्या हमारे पास कवर होगा, वह OP होगा। और OP जब होगा तो P में से ये यानी इसका कोऑर्डिनेट जो आपके पास आएगा वह ओरिजिन होगा, तो इसका कहेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, अगर आप यहां से OP का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, जिसको आप R कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास प्राप्त हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जब आप चयन किया, तो चयन करने के उपरांत आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि इनमें 3 एक्सिस का बात हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का बात हो गया बेटा। अब आप देखेंगे इसमें 3 प्लेन का भी बात होगा। एक प्लेन तो आपका एक्स वाई प्लेन है, जो ये पूरे घर आपके पास है, सीधा सीधी आप कहेंगे कि एक्स वाई प्लेन होगा। फिर इधर से जब आएंगे बेटा तो ये आपका जो प्लेन बन रहा है वाई और जेड के बीच में, ये आपका वाई जेड प्लेन होगा। और फिर आप यहां से यहां के बीच में जब देखेंगे तो ये एक्स और जेड है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तो जेड एक्स प्लेन के बात होगा। इस तरीके से आपने देखा कि 3 एक्सिस के निर्माण होने पे आप जो देख रहे हैं ये 3 प्लेन का निर्माण हुआ, साथ ही साथ 3 एक्सिस का भी निर्माण हो रहा है। जैसा कि आपने देखा एक्स एक्सिस, फिर आपने देखा वाई एक्सिस, फिर आपने देखा जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस का निर्माण हुआ और 3 प्लेन का निर्माण हुआ। अब मजे की बात है, कुछ बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके बीच आएंगे जो आपको कहेगा कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता हो तो उस स्थिति में उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। हो सकता है कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये जो 3 आपके इस प्रकार के एक्सिस से 3 जो प्लेन का आपका निर्माण हुआ, हो सकता है क्वेश्चन एराइज करे कि इस तीनों प्लेन में अगर कोई पॉइंट स्थित हो तो उस प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो बेटा, बहुत मजे की बात है, एक्स वाई प्लेन की बात अगर करता है तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट रह जाएंगे, बाकी जो एब्सेंट होगा उसका आपका शून्य होगा। फिर इसी तरीके से वाई जेड का बात करता है तो आपके वाई और जेड का कोऑर्डिनेट रह जाएंगे, और एक्स यहाँ पे एब्सेंट है तो उसका आपका शून्य होगा। इसी प्रकार से एक्स जेड की बात करें तो एक्स रह जाएगा और जेड भी रह जाएगा, यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट शून्य हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो रहा है वह शून्य हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्स जेड प्लेन में जब बात कर रहे हैं तो y हमारा सीधा का सीधा परपेंडिकुलर है, और वहां पे आप देख रहे हैं
कि इस स्पेस में यहाँ पे इसका कोई लेंथ कवर y का नहीं हो रहा है, जिस स्थिति में यहाँ पे x, 0, z आपका ये जिस प्लेन की बात करता हूं वो रहेगा, बाकी उसका एब्सेंट वाला शून्य होगा। सीधा यही करना। अब x एक्सिस पे बात करते हैं बेटा, तो x रहेगा और बाकी कहानी समाप्त, क्योंकि बाकी का यहाँ पे कोई लेंथ कवर होगा ही नहीं। y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तय करना हो तो आपके पास y रहेगा, बाकी सब साइलेंट। z अगर बात करना है, एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन करना है तो केवल z रहेगा, बाकी सारे साइलेंट। कितना सस्ता हो गया। एक नंबर का सवाल आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये अगर गहरी बात अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं, और वो जो ऑक्टेंट्स का जो स्पेस आपको दिखाया अभी हमने बना करके, वो आपने इस प्रकार से देखा था कि सर ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, ये आपका फोर्थ था। इसके जो अपोजिट साइड वाले, पीछे साइड वाले जो होंगे, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये आपका सिक्स्थ हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा बेटा कि फर्स्ट वाले घर के पीछे 5 का होगा, तो कितना अच्छा है। इस तरीके से हमारे पास ऑक्टेंट्स बन गया। अब ऊपर वाले का चिन्ह तो हम लोग आराम से प्लस प्लस तय कर दिया, यहाँ पे भी आपने माइनस प्लस कर दिया, यहाँ भी माइनस माइनस कर दिया, और यहाँ पे आपने प्लस माइनस किया। ये तो 2 डायमेंशन की बात है। अब ऊपरी कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो भी जेड का साइन होगा वो सब पॉजिटिव होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका सारा साइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी ऑक्टेंट्स होंगे उसका साइन पॉजिटिव होगा। अब इसके रिवर्स अगर हम पीछे चले जाते हैं तो जैसे फर्स्ट का आपने साइन देख लिया, ये प्लस प्लस प्लस, सेकेंड घर का आपने साइन देख लिया माइनस प्लस प्लस, थर्ड घर का आपने साइन देख लिया माइनस माइनस प्लस, और फोर्थ घर का आपने साइन देख लिया बेटा, वो साइन आपके पास क्या है प्लस माइनस और जेड का चिन्ह। यानी आपने देखा कि फर्स्ट से 4 के बीच में जो भी जेड का साइन है वो क्या है पॉजिटिव है, और इसके रिवर्स इसके पीछे जो आपका हाउस होगा उसमें साइन केवल जेड का केवल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे अपोजिट में बन रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप अरेंज करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट है तो फर्स्ट के पीछे आपका 5 होगा, तो 5 का साइन क्या होगा प्लस प्लस, केवल यहाँ पे आपका जेड के जगह पे खाली सब ऋणात्मक कर दो, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। माइनस प्लस यहाँ पे साइन निगेटिव कर देंगे आप। फिर इसी प्रकार से 7, यानी कि थर्ड के पीछे वाले जो घर होगा वह 7 होगा, तो माइनस माइनस रहेगा और जेड के जगह पे जो है पॉजिटिव है वहां निगेटिव हो जाएगा, और लास्ट बाबू आपका 8 घर बना, जो प्लस माइनस प्लस है तो प्लस माइनस तो यही रहेगा। और देख रहे हैं क्या कि 5th 6th 7 8 ये जो भी जेड का साइन आया वो केवल निगेटिव आया, तो केवल साइन का खाली बस परिवर्तन हो गया, बाकी तो 2 डायमेंशन वाला बात ही हम लोगों ने देखा। यार कितना अच्छा लगा। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आप बना लेते हैं, हाँ इसी में अगर कोई पॉइंट दे दे और कहे इसका किस ऑक्टेंट्स में लाई करता है, जैसे कि अगर आपके पास एक सवाल मैं उठा दूं 2 - 3 5, तो ध्यान दे दो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, क्या बात है प्लस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं कि ये हमको 2 डायमेंशन का सिंबल तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, 10th क्लास में पढ़ा, 11th क्लास में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, फिर आपने देखा कि 3 डायमेंशन को भी 11th क्लास में कुछ स्टडी किए होंगे। आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस जब आते हैं तो वह कहां आपको ले जाता है 4th में ले जाता है। देखिए जी प्लस माइनस 4th में, और अगर जेड पॉजिटिव है, जेड अगर पॉजिटिव है तो ऊपर में ही रह जाएगा, माने 1 से 4 घर में रह जाएगा। तो देख रहे हैं कि प्लस माइनस प्लस, तो ये आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो आपके पास होगा वह आपका 4 ऑक्टेंट्स में स्थित होगा। अब इसका ऑक्टेंट्स अगर लिखने की आवश्यकता आ जाए तो ऑक्टेंट्स का मतलब O। अब देखो कि x, ये x का कोऑर्डिनेट है तो x का साइन पॉजिटिव, तो x रख दो,
y है जिसका साइन निगेटिव है उस पे आपका डैश लगा दो, फिर बाकी जेड। तो यानी इस पॉइंट का हम लोग क्या किया बेटा, ऑक्टेंट्स लिख दिया। कुछ नहीं, जिसका साइन निगेटिव हो बस उस पे केवल डैश लगा दो, उसका ऑक्टेंट्स। एक नंबर का सवाल कंप्लीट। जैसा कि अगर आपके पास -2 -3 5 आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपने देखा कि x निगेटिव y भी निगेटिव लेकिन z पॉजिटिव, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है और ये प्लस का चिन्ह है तो थर्ड में रह जाएगा। हाँ, अगर माइनस रहता तो उसके पीछे वाले घर में जाते। जैसा कि आपने देखा कि थर्ड में माइनस था, माइनस माइनस था तो हम सीधे चले जाते 7 में, लेकिन z पॉजिटिव रहने के कारण माइनस माइनस प्लस, तो ये किस में गया, थर्ड ऑक्टेंट्स में गया। अब इस पॉइंट का अगर ऑक्टेंट्स लिखना है तो वो तो पहले रहेगा बेटा x का साइन निगेटिव में तो x डैश, y का साइन निगेटिव में तो y डैश, और ये बेचारा प्लस में है तो वैसा ही छोड़ दो। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है जो ऑक्टेंट्स एराइज करने के लिए आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सरल तरीके से ये करना कि जो भी आपके पास साइन निगेटिव वाले एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपके पास होगा सीधा डैश लगा देना, पॉजिटिव होगा वह क्लियर होगा। एक सवाल आप लोग के बीच और दे देते हैं, जैसा कि आप यहां पे अभी देखेंगे कि 1 2 -5, क्या बात है। तो देख रहे हैं कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेकिन z निगेटिव। x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट यहां तक दिखा रहा है, लेकिन z पर निर्भर करता है कि ये साइन माइनस आ गया तो z जब भी होगा तो पीछे निगेटिव वाले जितने z के मान होंगे सब पीछे में गया। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला फिफ्थ में गया, प्लस प्लस माइनस, देख रहे हैं ना, केवल z के साइन से हो गया। तो ये हमारे किस ऑक्टेंट्स में स्थित होंगे, तो फिफ्थ ऑक्टेंट्स में स्थित होगा। अगर इसका ऑक्टेंट्स लिखना रहेगा तो ओ x पॉजिटिव y पॉजिटिव z निगेटिव, तो डैश लगा दो, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने ऑक्टेंट्स के बारे में भी समझा। समझने के बाद आप लोगों ने देखा किस तरह से 3 अगर एक्सेस अगर रिप्रेजेंट होते हैं किसी प्लेन में, तो रिप्रेजेंट होने के स्थिति में यह बात तय होती है कि हाँ 3 एक्सेस के बारे में जानकारी मिला, फिर 3 प्लेन के बारे में मिला। ये एक्स वाई से ये घर जो बना इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे, वाई जेड से ये जो घर बना इसको वाई जेड प्लेन कहेंगे, और जेड और एक्स से जो हमारा घर बना इसको जेड एक्स प्लेन कहेंगे। फिर आपने क्या देखा कि एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x का नाम लिया तो x रहेगा, बाकी 2 जीरो होगा। फिर आपने देखा कि y एक्सिस पे तो y रहेगा, बाकी 2 जीरो होगा। z एक्सिस पे तो z रहेगा, बाकी 2 कहानी गोली। इतना सरल कॉन्सेप्ट कि आप थोड़ा सा खाली बस इसको एक बार देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट, अरे बाबू तो एक्स वाई रहेगा, जेड जीरो होगा, जिसका नाम ले उसका रहेगा। वाई जेड, तो देखा आपने कि वाई और जेड है, एक्स कंप्लीट जीरो। फिर आपने देखा कि जेड एक्स की बात कर रहा है तो एक्स और जेड रहेगा, बाकी आपका वाई नहीं है वहां पे। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन से आपके पास 3 एक्सिस 3 प्लेन का कॉन्सेप्ट आपका मालूम हो गया। तीनों प्लेन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। फिर आपने ऑक्टेंट्स के बारे में देखा, ऑक्टेंट का साइन आप आसानी से कवर किया। फिर किसी भी पॉइंट का ऑक्टेंट्स अगर लिखना रहे मुझे तो हम बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, इस तरीके से आपने देखा ऑक्टेंट्स के बारे में और कॉन्सेप्ट आपका मालूम हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी पॉइंट का अगर मुझे पोजिशन दिखाना था तो मैंने दिखा दिया, लेकिन किसी भी पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पे अगर मान लिया जाए कि लेंथ हो या परपेंडिकुलर हो तो उसका क्या लेंथ होगा। अगर उस पॉइंट से वाई एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो उसका क्या आपका लेंथ होगा। चलिए हम सीधा यहाँ पे आते हैं, आपके बीच स्क्रीन पे देखेंगे आप बच्चे। ये इस तरीके से आप लोगों के बीच मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में चर्चा किया था। 3 एक्सिस को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इन कार्टेशियन सिस्टम इन 3 लाइंस आर म्यूचुअली, म्यूचुअल का मतलब परस्पर, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ हो, ठीक है, वो म्यूचुअल है। इट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन खास बात आई तो कार्टेशियन का मतलब वही एक्स वाई जेड रियल नंबर्स के रूप में है। तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरीके से आपका जो दिखाई होगा यहाँ पे वह आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम में आप देखेंगे
इस तरीके से आपने ऑक्टेंट्स के बारे में देखा और चर्चा भी हम लोगों ने इस तरीके से किया कि 3 एक्सेस बना, 3 प्लेन बना, फिर इसके बाद फिर हमने देखा कि एक्सेस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। उसके बाद ऑक्टेंट्स के बारे में देखा, ऑक्टेंट्स के साइन के बारे में आपको बताया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, फिर उसके बाद उसके पीछे का साइड जो बनते हैं वो 4 ऑक्टेंट्स होते हैं, और तो इस तरीके से 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। इन सभी के बातों को हम लोगों ने चर्चा बारीकी से किया। आगे आप यहाँ पे देखेंगे और बहुत ही मजेदार बात है जो हम इसको यहीं पे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास P कोई पॉइंट है। अब आप यहां से दिखने जा रहे हैं कि हम इस तरीके का जो डायग्राम बनाया वह वन साइड में बनाया, एक स्पेस में बनाया, हड़बड़ाने की बात नहीं है। आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो अभी अभी आप लोगों को मैंने इशारा कर रखा था कि ये y है तो ये भी इसके समानांतर या इसी के पार्ट्स के अनुकूल हम लेते हैं इक्वलिटी में, तो ये भी y आपका हो गया। ये x है तो ये भी x आपका हो गया। फिर क्या आपने देख रहा है कि ये z एक्सिस है, तो यहाँ पर भी हमने z एक्सिस का इसके समान आपका ले लिया लेंथ, यहाँ पे आपको मैंने बताया था बोर्ड पे, यहाँ पे आपका z हो गया। इस तरीके से तीनों पॉइंट को अगर हम एक जगह कंक्लूड करते हैं तो x y क्या हो गया, z हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये x जो आपके पास आया है, x कोऑर्डिनेट मतलब ये इसी को आप शीशा कहते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम YZ प्लेन। अरे भाई YZ प्लेन, इसका मतलब है कि जो ये हमारा x का लेंथ कवर हो रहा है, ये जो x का लेंथ आ रहा है या P पॉइंट से YZ प्लेन पे क्या है, यह परपेंडिकुलर है। तो ये x का लेंथ जो करेगा कवर वो P पॉइंट से YZ प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, उसी का मान हमारा x का होगा। फिर आपने यहाँ पे देखा y के बारे में, y कोऑर्डिनेट का, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XZ, यानी जब y कोऑर्डिनेट है तो सीधा सीधी 3 एक्सेस आपके पास आया, x, y और z। y कोऑर्डिनेट है तो y एक्सिस छूट जाएंगे, सीधा आपके पास xz बचेगा। तो y कोऑर्डिनेट का जो हमारा ये निर्माण हो रहा है या जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XZ प्लेन, यानी कि y उस जो पॉइंट P में जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका जो है वो P पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है वह XZ प्लेन में आ रहा है। फिर z के बारे में कहा, z कोऑर्डिनेट तो कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, तो z है तो एक्सिस z समाप्त होगा वहां पे XY प्लेन, यानी P पॉइंट से XY प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा z कोऑर्डिनेट होगा। इस तरीके से हमने P पॉइंट का पोजीशन तय किया, x, y, z। इन सारी बातों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्क्रीन पे देखा। आपको PDF भी डाल दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ेंगे। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो इस तरीके से यही बात है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा समझने की जरूरत है, ज्यादा कोई खास नहीं है। जो हम लोग एक्सिस बनाया है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे मतलब कि दिखाया है। मेन खास बात क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XY प्लेन, तो z कहा, चूंकि XY प्लेन तो यहाँ पे z होगा, यानी P पॉइंट से XY प्लेन, तो जैसे ही XY प्लेन की बात आता है तो इसका मतलब कि उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह आपका z होगा, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम XZ प्लेन, तो XZ के बीच का आया तो इसका मतलब सीधा XZ है तो क्या होगा, y होगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम YZ प्लेन, तो YZ आ गया तो उसके यानी कि P पॉइंट से YZ प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अरे तो YZ प्लेन है तो बचा क्या, x ही ना, x होगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा बेटा। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, अब P पॉइंट से x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो x एक्सिस का निकालना है तो x नहीं y और z होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसी प्रकार से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फिर z एक्सिस, तो देखो कि x स्क्वायर y स्क्वायर, जिस एक्सिस का हम बात कर रहे हैं वह एक्सिस नहीं रहेगा, ठीक है। तो z एक्सिस का बात किया हम, P पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं z एक्सिस से, तो देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे
हम इस ऑरिजिन पॉइंट से इस P पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या तय होके आता है। तो देखा आपने कि P पॉइंट से ये आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस पे आपने यहाँ पे लेंथ ड्रा किया है परपेंडिकुलर, तो इसका आपने निकाला था √वाई² प्लस z², और ये आपका x है। और इस तरीके का ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, या आपका रेक्टेंगल आपका ये जो देख रहे हैं ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट होता है। तो इस स्थिति में क्या देखेंगे हम लोग कि ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ ओपी बराबर देखा x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओपी का मैंने अभी दिखाया था आपको बोर्ड पे कि ओपी इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², जिसको हमने यहाँ पे r माना था, जो यहाँ पे r आपका दिखा दिया। अब बात रह गया यहाँ पर कि अगर a और b अगर आपके पास इस तरीके से दो पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन तय करना है तो क्या करेंगे, ए बी का पोजीशन करने के लिए b में से एक हटा देते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। मैंने इसी का दिखाया, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, जो कि आपको मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया है बेटा। देखो यही आपका आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि दो पॉइंट के बीच अगर हमको पोजीशन तय करना है तो इस तरीके से निकाल देते हैं। अगर वेक्टर के माध्यम से, देखो बेटा वेक्टर और 3D आखिर दोनों में क्या फर्क है, वेक्टर के माध्यम से, वेक्टर के सहयोग से हम 3D के प्रॉब्लम को आसानी से हम डील कर सकते हैं, ऐसे भी बिना वेक्टर का भी डील होगा। क्योंकि आपने देखा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकालेंगे, लेकिन वेक्टर के माध्यम से हमको आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, अभी तक तो मैंने पोजीशन का बात कर रहा था क्योंकि वेक्टर का इस्तेमाल किया। अब बात करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी व्हिच कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो देखा कि अब हमारे पास आ गया, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस वाई के होल स्क्वायर को y माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो बिंदु के बीच का दूरी प्राप्त होकर के आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का हम हेल्प लेकर के दूरी सूत्र हम लोग ज्ञात किया। आगे जब आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की बात है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। डायरेक्शन कोसाइंस से संबंधित बात आप देखेंगे, क्या कहता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यही कहता है कि देख रहे हैं आप कि ये तीन आपका एक्सिस है और ये तीन एक्सिस जो आपके पास है, तीन एक्सिस जो आपके पास है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन ये एक ओपी एक हमारे पास एक लाइन है, ओपी एक हमारे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। अब ये अल्फा बीटा गामा जो एंगल आपका बनाया वो ये लाइन के सहायता से बना। अब हम इस लाइन का इसके सहायता से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो क्या आपने देखा कि यहां से यहां तक हमने इस पे लंब ड्रा कर दिया। अब जब लंब ड्रा कर दिया बेटा, तो खास बात यहां पे यह है कि ये अल्फा एंगल आपके पास बना। अब अल्फा एंगल बना तो क्या आप देख रहे हैं कि P पॉइंट का जब अगर आप पोजीशन तय कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट a, b, c लिया, तो यहां से OP वेक्टर का अगर हम लेंथ निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a², b², c² आएगा। अब देखो कि ये अगर हम यहां से यहां तक लेंथ ड्रा किया तो ये एंगल बना, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम कॉस अल्फा लेते हैं तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मतलब ये अब हमारे पास आ गया जिसका एक्स का लेंथ दर्शा रहा है, जिसका एक्स का कोऑर्डिनेट ए है, तो ए होगा, और बटा हाइपोटेनस जो आप दिखा रहे हैं वो आपका ए होगा, a बटा रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c होगा। यानी सीधा कहें ऐसे तो आधार बटा कर्ण होगा, यानी आधार x है और कर्ण हमारे पास, इसको अगर r मान लेते हैं तो x बटा r होगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर वो y एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है तो cos बीटा बराबर,
तो वहां पर आप देखेंगे तो y बटा आर होगा। फिर अगर वो z एक्सिस के साथ गामा बनाता है तो cos गामा बराबर, वहां पे आप देखेंगे तो z बटा क्या होगा, आर होगा। इसका मतलब अब x और y और z के जगह पे a b c आपके पास दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा कि कंसीडर ए वेक्टर हमने r बराबर a कैप i प्लस b j कैप प्लस c k कैप लिया। अल्फा बीटा गामा जो होगा ना वो आपका एंगल मेड बाय वेक्टर r विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस। यानी ये r वेक्टर जो है जिसको हम OP कह रहे हैं, तो देख रहे हैं कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है बेटा वो आपका अल्फा बीटा गामा बना रहा था। ये आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है ये आपका एंगल है, इंक्लाइनेशन आपका कर रहा है, वही कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y z एक्सिस। अब जो ये एंगल बनेगा, ये अल्फा बीटा और गामा जो ये तीन एंगल बनेगा, ये तीनों एंगल जो आपके पास होंगे वो 0 और 180 के बीच या उसके बराबर होगा। अब चलिए अल्फा बीटा गामा इंक्लाइनेशन ऑफ वेक्टर आर, मतलब ये इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा गामा, जेड एक्सिस के साथ ये झुकाव कर रहा है। इस स्थिति में आपने देखा कि कॉस अल्फा आप कॉस बीटा कॉस गामा, एक्स एक्सिस के साथ ये ओपी वेक्टर को जो कंसीडर किया वो आपका अल्फा बीटा गामा बनाया एंगल। लेकिन ये एंगल को अगर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ले लेते हैं बाबू, तो वही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। देखो बेटा डायरेक्शन कोसाइन यही होगा, यानी एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ ये ओपी वेक्टर जो एंगल बनाया वो एंगल हमारा इंक्लाइनेशन हुआ ये इसके अबाउट में। अब जो कॉस और कॉस इसके साथ जो हमने ले लिया तीनों एंगल को, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे आप देखेंगे यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि आर वेक्टर बराबर आपके पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप आपके पास दे दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एल बराबर जैसा कि अभी आपने निकाला वहां पे एक्स बटा आर, तो आर को आपने देखा था कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी रिप्रेजेंट किए थे, और एक्स का कोऑर्डिनेट ये है बेटा, तो ए बटा रूट अंडर इतना, एम बराबर कॉस बीटा, तो बी बटा यानी कि वाई बटा आर कहा था तो बी बटा इतना, फिर एन बराबर आपके पास कॉस गामा आ गया तो सी बटा इतना। अब क्या देख रहे हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इतना आएगा, ये रूट कैंसिल, बी स्क्वायर इतना सी स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद परिणाम ऐसा आएगा कि ऊपर और नीचे सेम हो गया कैंसिल, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने सीखा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान जो होगा वह 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन होते हैं, और एल एम एन का स्क्वायर का सम जो आपके पास प्राप्त होगा वह 1 के बराबर होगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर यानी कि वेक्टर आर आर एल एम एन वेयर एल कॉस अल्फा एम कॉस बीटा एन कॉस गामा। इससे स्पष्ट हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का जो परिणाम होगा बेटा वह क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से आगे भी हम इसको हल कर सकते हैं जैसा कि अभी आपको बॉक्स में दिखा दिया। अब आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, चलिए बच्चे देख रहे थे हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का 1 हो गया, तो अब इसको हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पूछेगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 होता है। कैसे होता है जरा देख लें। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का मान जब 1 होता है बेटा, तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा का 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लगा के हमने देखा कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, बाकी ये सबको ये साइड लेके चला आया तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 1 1 2, यानी 1 नंबर का सवाल आपके पास आएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होता है, या ये पूछे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का मान पूछे तो 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा तो 1 नहीं कहना, घबरा जाओगे, 2 होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या सर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 आया, क्या सर इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन साइन होगा? ना ना ना
गलत है। ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए डिफाइंड हुआ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो हम लोग इसको ही डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे, इसको हम लोग डायरेक्शन साइन नहीं कहेंगे, हमारा कहना गलत हो जाएगा। अब आके देखो बेटा, इसी पे हमने एक प्रॉब्लम लिया, शॉर्टकट में बड़ा जल्दी दबर चलते हैं। कंसीडर ए वेक्टर पी के लिए एक वेक्टर लिया 2i - 3j प्लस के, आप देख रहे हैं फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, तो क्या करेंगे कॉस अल्फा, आपने यहाँ पे देखा था कि ए बी सी अगर लिया था तो a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब यहीं पे आप दिखा रहे हैं तो 2 अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2/√14 आया। उसी प्रकार से कॉस बीटा, तो आपके जे का जो आपका कोफिशिएंट है -3 बटा रूट अंडर, ये पूरे का आपका सिस्टम यहाँ पे लागू, कॉस गामा भी बेटा, तो यहाँ के कैप जो आपके पास है इसका आप देख रहे हैं कोफिशिएंट, तो 1 बटा रूट अंडर दिस, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो आपके पास प्राप्त होके आया, यही आपका डायरेक्शन कोसाइंस आया। तो डायरेक्शन कोसाइंस को ही हम लोग एल कहते थे, 2/√14 -3/√14 और 1/√14। इस तरीके से कोई भी अगर इस तरीके से वेक्टर के रूप में अगर देता है तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछता है बेटा, तो सीधा आई के कोफिशिएंट को लेना, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर निकाल के डिवाइड कर देना, फिर उसी तरह से कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लेंगे, यहां से डायरेक्शन कोसाइंस प्राप्त होगा। अब बात जो है ना यूनिक बात है, वह बात क्या है जरा इसको आप देखेंगे, ठीक है। देखना कि वेक्टर, जब वेक्टर की बात करते हैं तो उसका हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है वह इस तरीके से एक तरफ हम देख रहे हैं, वेक्टर का सिंगल डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग यूनिक डायरेक्शन कह सकते हैं, लेकिन लाइन का 2 डायरेक्शन होता है। लाइन है तो आगे भी गया पीछे भी आया, है ना, इस तरीके से। तो देखते हैं, तो जब ये इधर की जाएगा तो देख रहे हैं बेटा कि डायरेक्शन अगर इधर गया तो पॉजिटिव इसका डायरेक्शन कोसाइंस, अगर अपोजिट में आया तो निगेटिव डायरेक्शन कोसाइंस। इसलिए किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो देखा डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन आराम से निकाल लिया। चलिए आगे अब बात हम लोग को करना है डायरेक्शन रेशियो। क्या बात है, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड प्लेन में आर वेक्टर का हमने लिया है, लेने के बाद अब हम यहां पे यह दिखाने जा रहे हैं कि इस तरीके से आर वेक्टर का अगर मान ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अगर दिया गया हो तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वह ए बी सी, A:B:C रेशियो में होगा। यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ आई आर वेक्टर या माइनस आर वेक्टर। क्या बात है, क्या बात कहा सर, आर भी कहा माइनस आर भी कहा। हाँ देखो, अगर ये यहां से इधर का डायरेक्शन में गया तो ये आर वेक्टर होगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में बेटा इधर आएगा तो ये माइनस आर वेक्टर होगा, लेकिन दोनों के केस में डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, क्योंकि रेशियो करने पे साइन जो होते हैं वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आई आर वेक्टर और माइनस आर वेक्टर के लिए ए बी सी रेशियो ही रहेगा। एक और सपोज लिया कि एक आपका वेक्टर दर्शाया अल्फा आई बीटा जे प्लस गामा के लिया। अब यहाँ पे जब हम इस तरीके से दर्शा दिया तो अल्फा बीटा गामा जो होंगे, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, वो आपका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो इस तरीके से किसी वेक्टर का पोजीशन तय होने के उपरांत आप देखते हैं कि अल्फा, ये जो आई जे और के के जो कोफिशिएंट आते हैं उसी को हम लोग रेशियो ले लेते हैं बेटा, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी वन डायरेक्शन रेशियो विल रिप्रेजेंट ए यूनिक लाइन, यानी एक डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो यूनिक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर A:B:C देन द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, कोई बात नहीं है, a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फटाफट प्लस माइनस तो होता है ये डायरेक्शन कोसाइंस, m बराबर प्लस माइनस b बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फटाफट n बराबर प्लस माइनस ये c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कितना आसान है, आराम से डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइंस बैठा के निकाल सकते हैं। इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर एल एम एन देन
आहू बाबू, अगर ये देखो कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर मालूम हो जाए तो क्या सर डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। काहे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो जो डायरेक्शन कोसाइंस आपका आ गया है इसका रेशियो निकाल दो, L/M/N। डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो निकालने पे डायरेक्शन आपका रेशियो निकल गया। सरल उपाय, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे हम आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो। बाबू वही चीज को फिर मैंने दिखाया कि डायरेक्शन रेशियो A/B/C है, डायरेक्शन कोसाइंस तो L बराबर A बट्टा रूट अंडर, B बराबर रूट अंडर, C बराबर रूट अंडर, यही है। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, मतलब इसका विपरीत भी करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है भैया, सत्य ही होगा। जैसा कि आपने देखा कि L/M/N अभी हम प्राप्त कर लिया था, अगर इसको रेशियो कर दिए थे तो क्या आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, और इसी रेशियो के सहायता से मैंने इस तरीके से फार्मूला इस्तेमाल करके क्या निकाल लिया, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनवर्स इसका भी ट्रू हो गया, दोनों चीज आपका सत्य हो गया है ना। तो आपने देखा इस तरीके से। अब इस पे आपका एक सवाल ले लेते हैं, सवाल मजे की है। कहता है इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2, क्या बात है, A/B/C का मान दे दिया बब्बू, देन डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, वही L/M/N का मान प्राप्त करना है दोस्तों। तो देखो A/B/C मतलब A का मान, B का मान, C का मान, तो L बराबर A बट्टा यानी 2 बट्टा रूट अंडर 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर दो, 2/√9 यानी कि 3 आ गया। m बराबर -1 बटा रूट इतना कर दो, -1 बटा 3 आया। n बराबर -2 अपॉन इतना किया, जैसा कि अभी एगो निकाला उसी प्रकार से ये निकल के आ गया। अब क्या देखे कि रेशियो अगर दिया हुआ था तो इस फार्मूले का सहायता से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिया। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस 2/3 -1/3 माइनस आपका 2/3 आ गया। हाँ, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस दिया था, अगर इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना रेशियो इतना, तो 3 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, 2 -1 -2 देखो तो फिर आ गया ना पुनः जी। तो क्या देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है और रेशियो पूछता है तो बस तुरंत सात बार उसका बस रेशियो कर दो, कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्वेश्चन है, कहता है इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देख रहे हैं तो कहता है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या कहा, डिफिनेशन जब डायरेक्शन कोसाइंस का कहा था तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, जब एंगल बनाया था तो इस तरीके से कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस हुआ। तो ले लेंगे अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री, गामा का मान 30 डिग्री, निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। कोस अल्फा cos 90 0, cos बीटा cos 60 1/2, गामा 30 cos गामा √3/2 प्राप्त हो गया यार। L/M/N ही ना कहते थे cos अल्फा cos बीटा cos गामा को, 0 1/2 √3/2 प्राप्त हो गया। कोई बात नहीं, कितना मजेदार सॉल्यूशन है यार, वाह। देखेंगे आप यहां पे अगर आते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मजे की बात है, एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला यह हम ले लेते हैं कि एक लाइन है बेटा। अब जब ये लाइन अगर आपके पास आ गया तो दो पॉइंट को लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या डायरेक्शन रेशियो होगा। बात वही है दोस्त, इसका हम लोग पोजीशन निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर का। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, i j के आपका यूनिट वेक्टर में हमने कैप ले लिया। लेने के बाद आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो, तो आई का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो, फिर इसका कोफिशिएंट ये डायरेक्शन रेशियो मालूम है दोस्तों। कोसाइन निकालना है तो एल बराबर इतना बटा रूट अंडर इसका स्क्वायर, फिर निकालो भैया एम, तो इतना, फिर रूट अंडर ये स्क्वायर सम कर दो। इसी तरीके से आपने n बराबर देखा तो ये z2 - z1 अपॉन रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इस तरीके से कंक्लूड आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके से आगे आप यहां पे देखेंगे क्वेश्चन, इसी पे आपका एक मैंने उठाया है जो क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स।
-2, -4, -5 एंड 1, 2, 3। यानी यार ये 2 पॉइंट से एक लाइन पास करता है। क्या बात है, 2 पॉइंट से मेरे और आपसे अगर कोई लाइन पास करता है तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अभी तो सिखाया था दोस्त, है ना। तो इसका हम पोजीशन ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो 1 - 2 - +3i, फिर 2 - 4 -2j कैप, फिर 3 - 5 5 +8 कैप। अब निकाल लो ना, एल बराबर 3/√अंडर इसका स्क्वायर 3/√77 आ गया। फिर एम निकाल लो -2/√77, एन बराबर 8 बटा इतना आ गया डायरेक्शन कोसाइंस दिस। क्लियर? क्या बात है, कितना हल्का है बाबू। हाँ, अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन की बात हमने किया था, जरा बढ़िया से देखना बेटा। मैंने शुरुआत में आपको सिखाया था वेक्टर पढ़ाने के दरमियान में कि बाबू रे आप देखने जा रहे हैं कि ये वी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में अगर मुझे निकालना है तो यहां से हमने इसका लेंथ कवर किया था, वो परपेंडिकुलर ड्रा होता है। तो आप क्या देखने वाले हैं, कितना अच्छा डिजाइन बना के आप लोगों के बीच दिखा रहे हैं बेटा। देखो, वी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में अगर निकालना है, बी का प्रोजेक्शन अगर ए के डायरेक्शन में निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो सीधा कहेंगे वी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर ए के डायरेक्शन में निकालना है तो बी वेक्टर डॉट ए का कैप, जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं जिसको निकालना है। तो ये हमारा लेंथ आता था, इस तरीके से ये लेंथ कवर होता था। चलिए जी, इसी प्रकार से जब हम यहां पे देखने जा रहे हैं, खूब अच्छे की बात है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन दिखाने जा रहे हैं बेटा। x1 y1 z1 ये p पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट है। तब आप यहां पे देखेंगे बाबू रे कि ये x एक्सिस पे हमने लेंथ ड्रा किया इस तरीके से परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे लेंथ ड्रा किया और यहां से z एक्सिस पे लेंथ ड्रा किया। अब दिखाने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ OP, ये OP का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, माने x एक्सिस के डायरेक्शन में ये OP का प्रोजेक्शन निकालेंगे तब क्या होगा, B का निकाला था A के डायरेक्शन में तो B डॉट A यूनिट। क्या बात है, अगर हम OP का निकालने जा रहे हैं x के डायरेक्शन में तो OP डॉट क्या होगा, x एक्सिस के अबाउट में। तो x एक्सिस पर आप निकालेंगे तो क्या होगा, x1i y1 j फिर z1 के। तो आप क्या देखेंगे कि OP के साथ डॉट करेंगे तो i वेक्टर का होगा, चूंकि x एक्सिस के अबाउट में। तो OP आपके पास निकल के आया x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और x एक्सिस के अबाउट में i के साथ डॉट करेंगे तो i डॉट i1 होगा, बाकी अल्टरनेट 0 होगा, तो केवल x1 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस, यानी कि हम OP का प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं y के डायरेक्शन में तो y1 होगा। फिर क्या कर रहे हैं, OP का प्रोजेक्शन अगर हम z एक्सिस के डायरेक्शन में निकालने जा रहे हैं तो z1 होगा। दोस्तों, इस तरीके से तीनों एक्सिस के अबाउट में मैंने इस पॉइंट का पोजीशन के साथ साथ मैंने तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आपका तय किया। अब एक मजे की बात आती है कि प्रोजेक्शन कैन बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव कब। देखो, जब एक्यूट एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल बाबू मैंने कहा हो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो ही तो एक्यूट एंगल हो ही हो। अच्छा, 90 डिग्री अगर पूरा एंगल हो ही तो राइट एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से अधिक और 180 के बीच हो तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल अगर निर्माण करता है तो उसका प्रोजेक्शन पॉजिटिव होगा। अगर 90 डिग्री पर अगर बनता है तो प्रोजेक्शन उसका 0 होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल अगर बनता है तो प्रोजेक्शन निगेटिव होगा। देखिए, तीनों आपका बना के तय कर दिया। इसी से संबंधित एक बात और आपके बीच में है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB ऑन ए लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस LMN। क्या बात है, मतलब एक लाइन का एक देख रहे हैं इस तरीके से कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB, क्या बात है, लाइन सेगमेंट AB ऑन ए लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस LMN, माने एक लाइन के साथ, ठीक है ना, LMN
अगर एक लाइन अगर वहां से पास करती है तो उसके अबाउट में इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है दोस्तों। देख रहे हैं ए और बी पॉइंट है, x1 y1 z1 यहां से लिया और इस तरीके से एक लाइन आपका ड्रा हो रहा है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN है बेटा। तो क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट से, ये दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है तो दोनों पॉइंट का पहले पोजीशन तय करो कि ए बी का क्या पोजीशन होगा। तो देखना यार, x2 - x1 i, y2 - y1 z, फिर है ना, फिर z1 - z2 - z1 के, ये आपने पोजीशन तो आसानी से निकाल लेते हैं। हाँ, अब जब पोजीशन निकाल लिया तो क्या देख रहे हैं कि इसके अबाउट मतलब ये आपका गया, यानी इसका हमको प्रोजेक्शन निकालना है इसके डायरेक्शन में। तो जब इसके डायरेक्शन में निकालना है तो इस लाइन का क्या आप निकालते हैं, मान लिया P वेक्टर, तो LMN है तो LIMJ प्लस N के। अब क्या देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन A, भैया P, यही P है। तो इसके अथी में हम इसके डायरेक्शन में अगर हम इसको निकालते हैं प्रोजेक्शन, तो AB वेक्टर डॉट P कैप आ गया। P कैप मतलब यूनिट, और यूनिट का मतलब कि मैग्नीट्यूड उसका निकलेगा, तो P वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो देख बाबू, AB और P के साथ डॉट करो तो AB यहां है I डॉट 1, तो x2 - x1 L प्लस J डॉट 1, तो y2 - y1 यहां पे N प्लस, फिर देख रहे हैं कि इसके साथ N K कैप 1, तो N इंटू इतना हो जाएगा Z2 - Z1 इंटू N प्लस बटा रूट अंडर P का यूनिट निकालते हैं तो क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर डिवाइड होगा, नीचे डिवाइड होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। कहिए लिखे नहीं सर, अरे बाबू इसके पहले कहा कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 लिख करके डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा, इसलिए नहीं लिखा। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। इस पे एक सवाल आपका दिया गया है जो सेम इसी पर है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस आर, रेशियो दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस इसको हम समझेंगे यहाँ पे 6 to 3। तब देखो बेटा, देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक लाइन पास करता है और यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल है। तो देखो ना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास किया तो इसका पोजीशन निकाल लो AB का, तो ये माइनस ये I कैप, ये माइनस ये J कैप, ये माइनस ये K कैप हो गया। अच्छा, L का मान 6, M का मान 2, N का मान 3, तो निकालना दे भैया इसका डॉट इसका, तो 3 टाइम्स 6, देखिए यहाँ पे प्लस, फिर 5 टाइम्स 2, फिर आपका प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 अपॉन रूट अंडर, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आता था जिसका मान 1 होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और माइनस 3 दूनी कितना हो गया, 6। सॉल्यूशन करने पे आपका 19। इसका मतलब आप आसान से देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको मैंने थ्योरी सिखाया कि 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करता है और अगर उसी के कहा जाए गिर्द से एक लाइन गुजरती है तो 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का तो हम पोजीशन निकाल लेंगे, और जो लाइन एक होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइंस अवेलेबल होगा तो उसके अबाउट में हम उसका पोजीशन वेक्टर तय करके और दोनों का डॉट निकाल देंगे। एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे आपके बीच में मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आया है बच्चे, जो खूब अच्छे तरीके से आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा लगेगा आप लोगों को। खूब बारीकी से मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आया। देखिए कहा था डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, आप सारे इसमें देखेंगे तो खूब अच्छा लगेगा आपको, और यहां से आप कैच करेंगे, अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन डील होगा। जैसा कि अभी आपको मैंने दिया था कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, झकास तुरंत मार देंगे, 2 बीच करेक्ट तुरंत हो जाएगा, कोई झमेले नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर डील करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये कवर होगा। इस तरीके से आपने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग पूरे ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट किया बेटा। अब इस तरीके से आपके बीच में आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में 1 लेक्चरल हुआ। अभी लेक्चरल अभी आपको और चलेंगे, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे तक शेयर करेंगे बेटा, और लाइक करेंगे, और जरूर
अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।